वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 6 भगवान के डाकिए। पाठ 6 का नाम है भगवान के डाकिए। ये कविता है और इस कविता के रचनाकार है श्री रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का वाचन। पक्षी और बादल, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनके लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रथम पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों का अर्थ हम देखते हैं। तो इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द इस प्रकार है। देखिए, महादेश अर्थात विशाल देश, चिट्ठियां पत्र या संदेश, और बाँचते हैं पढ़ना या बाँचना पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए, जो पक्षी और बादल है ये भगवान के डाकिए, रामधारी सिंह दिनकर इनको भगवान के डाकिए की संज्ञा देते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, देखिए, कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम कर, और बादल इधर उधर घुमड़ घुमड़ कर आपसी भाईचारे का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों, तालाब, नदियों, सागर और पर्वतों तक पहुंचाते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जो पक्षी और ये जो बादल है ये भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिया एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, एक देश का संदेश दूसरे देश में पहुंचाता है, तो ये जो पक्षी और बादल है ये भी भगवान का संदेश लेकर एक देश से दूसरे विशाल देश में जाते हैं, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक पहुंच जाते हैं। वो क्या लाते हैं? वो ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं, जिसको हम तो समझ नहीं पाते हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। मनुष्य तो केवल स्वार्थी होते हैं, और ये जो पक्षी और बादल संदेश लेकर आते हैं, इनको पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये सब बाँच लेते हैं। ये सब समझ जाते हैं कि अब ईश्वर ने क्या संदेश भेजा है। बादल आए, प्रकृति समझ जाती है, पेड़ पौधे समझ जाते हैं कि अब समय आ गया है परिवर्तन का। अब ये जो पूरी धरती सूखी हुई थी, अब समय आ गया है फिर से खिलने का, फिर से हरियालीमय कर देने का। इस पूरी धरती को हरी भरी कर देने का समय आ गया है। अब विकास का समय आ गया है। ये प्रकृति समझ जाती है, पहाड़ समझ जाते हैं, पेड़ पौधे समझ जाते हैं कि अब ये विशाल परिवर्तन का समय है। जो ईश्वर ने संदेश भेजा है इसे ये पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, ये ईश्वर के संदेश को समझ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। दूसरे पद्यांश के वाचन के बाद में अब इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्दों को अर्थ हम देखते हैं। और इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द इस प्रकार है। आंकते हैं यानी समझते हैं, सुगंध यानी मधुर गंध, सौरभ यानी खुशबू, पांखों यानी पंखों, और भाप यानी वाष्प। देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप
दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती है, पहुंच जाती है। कहते हैं कि हम तो केवल ये आंकते हैं, हम तो केवल इतना ही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और ये सौरभ और ये खुशबू, इस धरती की खुशबू ये हवा में तैरते हुए हवा के माध्यम से दूसरे देश में पहुंच जाती है। यह पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई वह खुशबू दूसरे देश में पहुंच जाती है। और एक देश के बादल, एक देश में जो बादल बनते हैं वह दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। कौन जाने किस देश का वाष्प, किस देश का पानी का वाष्प कहाँ जाकर बरसता है। ये जो सूर्य की गर्मी से वाष्प बनती है, ये बादलों का रूप धारण करके फिर न जाने किस देश में जाकर बरसती है। एक देश का पानी दूसरे देश में जाकर बरसता है, यहाँ से भाप बनकर उठेगा और पता नहीं किस देश में जाकर बरसेगा। तो एक देश के बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं। भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन में बंधती है और न किसी के प्रति भेदभाव रखती है। ये तो भारत के बादल थे, ये पाकिस्तान में कैसे बरसेंगे? ये तो हमारा दुश्मन देश है, ये तो भारत का दुश्मन देश है, और ये बादल भारत के ऐसा प्रकृति नहीं करती है। ये चीन में कैसे बरसे? ऐसा प्रकृति नहीं करती है। ये पक्षी उड़ते हैं, यहाँ से उड़कर वहां जाते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि मैं भारत का पक्षी हूं। अरे ये पूरी धरती ही पक्षियों का घर है, ये कहीं भी उड़ सकते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं, ना इनका कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। सब समान भाव से देखते हैं, सबको समान भाव से सोचते हैं और समान भाव से पूरी धरती पर विचरते हैं। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए, समान भाव से, भाईचारे के भाव से उसे रहना चाहिए, आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है कि पूरी धरती ही हमें पक्षियों के समान, बादलों के समान रहना चाहिए। पूरी धरती पर, पूरी धरती ही अपनी है और पूरी धरती के लोग अपने हैं। ये कटुता, ये दुश्मनी हमें त्याग कर पक्षियों की तरह रहना चाहिए और बादलों की तरह बरसना चाहिए, प्रेम बरसाना चाहिए। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न है, कविता का भावार्थ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।